दोस्तों आज हम आपके लिए टेनेंट नाम की एक बहुत ही बढ़िया मूवी लेकर आए हैं। सच में मतलब इस फिल्म को देखने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा और आप भी यही सोचोगे कि ऐसी खतरनाक घटना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मतलब कि कुछ दोस्त लोग एंजॉय करने के लिए जब साथ में आते हैं तो उनमें से एक लड़का और एक लड़की के साथ ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से उनकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों इन लोगों को ऐसी कौन सी खतरनाक चीज को फेस करना पड़ा और क्या पुलिस इन गुनहगारों को पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दिला पाएगी? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में घोर कलयुग आ चुका है। और लास्ट में डायरेक्टर साहब हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज भी देते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्सिंग भी। अगर आपको भी ऐसे साउथ की थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गौतम नाम के एक बंदे से। शायद गौतम आज बेंगलुरु जाने वाला है और वहां से यूएसए, क्योंकि यूएसए में उसकी जॉब लग चुकी होती है। यही बात वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बताने लगता है कि वो बेंगलुरु आने वाला है। उसके बाद गौतम अपने फ्लैट में एक बड़ा सा सूटकेस लेकर किसी सुनसान जगह पर आता है। यहाँ आने के बाद गौतम कार की डिक्की से वो सूटकेस निकालता है और उसी तरह पेट्रोल का कैन भी। उस सूटकेस के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगता है और जब तक वो सारा सूटकेस जल नहीं जाता वो वहीं पर बैठा रहता है। और तब तक दोस्तों वहां पर सुबह भी हो जाती है और अब गौतम उस राख को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और गौतम को गिरफ्तार करने लगती है। उसके अगले सीन में हमें लक्ष्मी नाम के एक लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है। दरअसल पुलिस स्टेशन पर दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड्स कल रात जो हुआ वो इस पुलिस ऑफिसर को बताने लगते हैं कि कल रात जब ये दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उन्हें सडनली कुछ गिरने की आवाज आई। वहां पर जाकर देखा तो एक बंदा अपने अपार्टमेंट से नीचे गिर चुका था। इसलिए उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। अब उसके बाद ये लेडी पुलिस ऑफिसर गौतम के पास आती है और उसका इंटरोगेशन करने लगती है। पहले गौतम ने जो कांड किया है उसके बारे में उसे बताने लगती है कि पहले तुमने अपनी पत्नी को मार दिया और बाद में अपनी ही बीबी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और ये मेंशन किया कि तुम बेंगलुरु में हो। अपनी पत्नी को मारने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में बंद कर दिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जला दिया। लेकिन अफसोस तुम पकड़े गए। सो गौतम अब तुम हम लोगों को ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। तो यहाँ पर गौतम थोड़ी देर के लिए चुप रहता है लेकिन बाद में वो फुट फुट कर रोते हुए अपनी कहानी बताने लगता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने एक अच्छी खासी जॉब हासिल कर ली। 6 साल ऐसे ही गुजर गए और उसके बाद मेरी माँ मेरे ऊपर शादी का प्रेशर डालने लगी और पहले से हमारे घर में तय था कि मेरी शादी मेरे रिलेटिव में से एक संध्या नाम की लड़की के साथ होगी। तो मैंने अपनी माँ की बातों को ना टालते हुए संध्या से शादी करने का डिसाइड किया। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शादी होने के बाद हम दोनों सिटी आ गए और यहाँ पर अपनी लाइफ बहुत ही हंसी खुशी बिताने लगे। इसी दरमियान एक दिन गौतम को यूएसए का ट्रांसफर आया और संध्या यही खुशखबरी अपने माँ बाप और सास ससुर को बताने लगती है। वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गौतम जाने के बाद संध्या वापस अपने मायके जाने वाली थी। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि गौतम तुमने जो किया और तुम जो बता रहे हो उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर एक और बात यह है गौतम कि आज सुबह तुम्हारे फ्लैट के अपोजिट फ्लैट में रहने वाले एक बंदे ने अपनी बिल्डिंग से जंप लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी वक्त तुम अपनी पत्नी की लाश को उस सुनसान जगह पर ले जाकर जलाने लगे और वो लड़का जो ऊपर से नीचे गिरा था फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच झूझ रहा है और उस लड़के का नाम है ऋषि। अब ऋषि का नाम सुनते ही गौतम तो शॉक ही रह जाता है। वो बताती है कि वो ऋषि है जिसकी वजह से हम तुम्हें पकड़ पाए। तुमने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। वो एड्रेस और ऋषि का एड्रेस बिल्कुल भी सेम था। जब हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो ऋषि मरने से पहले गौतम तुम अपने फ्लैट से कहीं बाहर जा रहे थे। हालांकि तुम्हारे स्टेटमेंट के हिसाब से तुम्हें बेंगलुरु में होना चाहिए था। खैर अब उसके बाद ये लेडी पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल जाती है ऋषि को देखने के लिए और सच में यहाँ पर बेचारा ऋषि बहुत ही जख्मी हालत में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पुलिस वाली ऋषि से इस घटना के बारे में पूछने की कोशिश करती है और यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में। दरअसल एक दिन पहले ऋषि की गर्लफ्रेंड श्रावणी ऋषि को कॉल करती है और उस वक्त श्रावणी अपने गांव से हैदराबाद के लिए निकल चुकी होती है। मतलब कि वो बस में मौजूद थी। यही बात वो ऋषि को कॉल करके बताने लगती है लेकिन ऋषि उससे कहता है कि अरे श्रावणी ये तुमने क्या कर दिया, मैं खुद यहाँ पर ढंग से सेटल नहीं हुआ हूँ
और मैं तुम्हें यहाँ पर कहाँ रखूंगा? मैंने तुमको बताया था ना कि टाइम देखकर मैं तुमको बुला लूंगा। लेकिन श्रावणी उसकी कोई भी बात नहीं मानती। यहाँ इस तरफ ऋषि के 3 फ्रेंड अपने फ्लैट पर आने लगते हैं और इन तीनों में से एक बंदे का नाम होता है रोनी। अब जाते जाते रोनी गौतम के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और दरअसल उस वक्त गौतम अपनी पत्नी संध्या की लाश के सामने बैठा होता है। गौतम अपने हाथ में चाकू लेकर दरवाजा ओपन करता है तो वहां पर रोनी होता है। रोनी गौतम से कहने लगता है कि अरे ब्रो, आपने तो आज कहा था ना कि आज आप यूएस से जाने वाले हो, तो पार्टी शार्टी कहाँ पर है? गौतम कहने लगता है कि मैं आप लोगों को बाद में इनवाइट करूंगा। इस तरह से तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद यहाँ पर ऋषि अपने एक और फ्रेंड काव्या को कॉल करने की कोशिश करता है। मतलब कि जब श्रावणी हैदराबाद आएगी तो वो श्रावणी को काव्या के साथ रहने के लिए भेज देगा। लेकिन यहाँ पर काव्या तो फिलहाल उसका फोन उठा नहीं रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद श्रावणी दोबारा से ऋषि को कॉल करने लगती है और ऋषि को अपने लोकेशन के बारे में बताने लगती है कि बस यहाँ पर रुकेगी, तो मुझे फटाफट यहाँ पर पिकअप करने के लिए आ जाओ। अब यहाँ पर बस में बैठे बैठे श्रावणी अपने फ्लैशबैक के बारे में याद करने लगती है। दरअसल श्रावणी की 3 बुआ होती है और इन तीनों के एक एक बेटे जो कि बाहर की एक एक कंट्री में सेटल हो चुके होते हैं। कोई यूएस में, कोई लंदन में, तो कोई कनाडा में। श्रावणी की 3 बुआ श्रावणी से डिमांड करने लगती है कि अब श्रावणी को किसी न किसी एक बुआ के लड़के के साथ शादी करनी होगी और वो श्रावणी के आंसर का जवाब करते रहते हैं। उसके बाद श्रावणी के पिताजी श्रावणी को समझाने लगते हैं कि बेटा, वो तीनों ही मेरी बहन के बेटे हैं। अगर तुम उनके घर पर जाओगे तो तुम्हें माँ की कमी कभी नहीं होगी और एक बाप के लिए इससे अच्छा क्या ही होगा। इसलिए सोच समझकर अपना निर्णय लो बेटा। लेकिन दोस्तों, श्रावणी तो ऋषि से प्यार करती है और वो ऋषि को कॉल करके यही सारी बातें बताने लगती है और उसके अगले ही दिन हैदराबाद निकल जाती है। तो यहाँ प्रेजेंट डे पर ऋषि की माँ ऋषि को कॉल करके बताने लगती है कि बेटा, कल श्रावणी के पापा जो हमारे यहाँ पर आए थे। मतलब कि यहाँ पर ऋषि ने अपनी और श्रावणी की बात अपनी माँ को नहीं बताई थी, लेकिन श्रावणी ने ऋषि के बारे में अपने पिताजी को बता दिया था। तो श्रावणी हैदराबाद निकल जाने के बाद श्रावणी के फादर ऋषि की माँ के पास आते हैं और यही कहने लगते हैं कि मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। तो अब इसमें मुझे कोई भी एतराज नहीं है। कल हम दोनों हैदराबाद चलेंगे। तो ऋषि कहने लगता है कि हाँ माँ, श्रावणी हैदराबाद आने वाली है और वो रास्ते में ही है। वो आने के बाद मैं उसके पापा से बात कर लूंगा। अब उसके बाद ऋषि गौतम के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड हैदराबाद आने वाली है, क्या आप 2 दिन के लिए मेरी फ्रेंड को अपने घर पर रख सकते हो? तो गौतम एक अच्छा बंदा होता है और वो कहता है कि 2 दिन के ऋषि, वो 2 साल रह सकती है, क्योंकि मैं तो यूएस से जाने वाला हूँ और उसी तरह मेरी पत्नी भी मायके जा रही है। शाम को मैं तुम्हें चाबियां दे दूंगा। तो ये सुनने के बाद ऋषि बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसके बाद तो लेडी पुलिस ऑफिसर गौतम के पास आती है और गौतम उसे कहने लगता है कि जब मैं और संध्या शादी करके उस फ्लैट में आए थे तो हम बहुत ज्यादा खुश थे। पता नहीं महीने कैसे गुजरने लगे, लेकिन पिछले 1 महीने से एक दिन 1 महीने की तरह गुजरने लगा। मतलब कि शादी होने के 3-4 महीने तक इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन पता नहीं अचानक उनके साथ ऐसा क्या हुआ। संध्या गौतम से ढंग से बात नहीं कर रही होती। वो कोने में बैठकर चुपचाप रोती रहती, ढंग से अपने पति की केयर भी नहीं करती। पहले तो वो गौतम का जो भी मनपसंद खाना था वो बनाकर उसे खिलाते थी। हर वीकेंड ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब जब भी गौतम अपने ऑफिस से घर पर आता, संध्या बस दरवाजा ओपन करके उसे बंद करके कमरे में चली जाती। घंटों घंटों तक अपने कमरे में ही बंद रहती, जिस पर कुछ सवाल पूछो तो कुछ भी जवाब नहीं देती। अब ऐसे एक दिन गौतम अपने बेडरूम में आकर कोई चीज देखता है और वो बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और शायद इसीलिए दूसरे ही दिन गौतम ने अपनी पत्नी संध्या को मार दिया और उसको मारने के बाद आधी रात को गौतम संध्या की लाश को सूटकेस में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे जला दिया। पुलिस ऑफिसर गौतम से पूछने लगती है कि जब तुम संध्या से इतना ज्यादा प्यार करते थे तो तुम शक के दायरे में आकर अपनी पत्नी को कैसे मार सकते हो? तो गौतम कहने लगता है कि भगवान राम ने भी सीता माता की परीक्षा ली थी। अब उसके बाद वो लेडी पुलिस ऑफिसर दोबारा से ऋषि के पास आती है और उसे कहने लगती है कि ऋषि प्लीज तुम ट्रीटमेंट को सपोर्ट करो। लेकिन ऋषि कहने लगता है कि मेरी जिंदगी एक झटके में बदल गई, मुझे अब जीने की कोई चाह नहीं है, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मैं मरना चाहता हूँ। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब दूसरा श्रावणी जब हैदराबाद पहुंची तो उसने ऋषि को कॉल किया। तो ऋषि श्रावणी को पिकअप करने के लिए जाता है और वहां पर उसको डांटने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे तुरंत ही कोई भी डिसीजन नहीं लेते। तुम्हें तो मैंने पहले ही बता दिया था ना कि मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए, तो तुमने जल्दबाजी क्यों की? खैर, अब जो भी हो, तुम तुरंत ही अपने पापा को कॉल करो। तो श्रावणी उसी तरह अपने पापा को कॉल करती है
और उन्हें बताने लगती है कि पापा मैं ऋषि के साथ हूँ। और ऋषि भी श्रावणी के फादर से बात करने लगता है और कहता है कि अंकल जी श्रावणी मेरे पास है। तो श्रावणी के फादर कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, ये अच्छी बात है। मैं और तुम्हारी माँ कल हैदराबाद वहीं पर आ जाएंगे और वहां पर बैठकर ही हम सारी बातें कर लेंगे। तो ये सुनने के बाद श्रावणी तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा इतनी जल्दी मान जाएंगे। खैर अब यहाँ पर ऋषि श्रावणी को थोड़ा बहुत हैदराबाद घुमाता है और उसके बाद श्रावणी को गौतम के फ्लैट के पास लेकर आता है। वो दरवाजे पर घंटी बजाता है लेकिन गौतम दरवाजा नहीं खोलता। तो फिर वो गौतम को कॉल करने लगता है। तो उस वक्त गौतम तो बाहर होता है और अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से ऋषि श्रावणी को लेकर अपने फ्लैट पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस फ्लैट के अंदर पहले से ऋषि के कोई दोस्त मौजूद होते हैं, रोने और दो बंदे और उसी तरह से दो लड़कियां भी, जिनका नाम होता है काव्या और मेघा। वो सारे लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है और उसी तरह से सारे लोग मिलकर बियर और नशा कर रहे होते हैं, लेकिन ऋषि नहीं करता। उसके बाद श्रावणी फ्रेशअप वगैरह होकर सारे लोगों के खाने के लिए चिकन बनाती है और चिकन खाकर ये सारे लोग श्रावणी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। और एक्चुअली आज रात श्रावणी यहीं पर रुकने का फैसला करती है क्योंकि वहां पर उसके साथ दो और भी लड़कियां मौजूद थी। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर पुलिस ऑफिसर दोबारा से गौतम के पास आती है और गौतम आगे की कहानी बताने लगता है। अब संध्या कुछ दिनों से गौतम से ढंग से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से गौतम भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। गौतम संध्या को टाइम देता है ताकि वह नॉर्मल हो सके, लेकिन फाइनली एक दिन गौतम संध्या से पूछ ही लेता है कि आखिरकार कब तक तुम चुप रहोगी, क्या हुआ ये मुझे बता ही दो। तो अब यहाँ पर संध्या गौतम को हक करके बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसके साथ जो हुआ वो गौतम को बताने लगती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है। एक दिन संध्या अपने घर के बाहर आकर गौतम से टाटा बाय बाय कर रही थी। तो उसी वक्त काव्या मेघा को बुलाते हुए अपने फ्लैट से बाहर आती है। मेघा उस वक्त काव्या की बातों को नहीं सुनती है। तो उसी वक्त काव्या संध्या का फोन लेकर मेघा को कॉल करके रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब उसके बाद संध्या जब जब सुपरमार्केट जाती है तो अचानक एक दिन संध्या की मुलाकात काव्या और मेघा से होती है। ये दोनों संध्या को देखकर कहते हैं कि हमें पहचाना, हम आपके फ्लैट के सामने ही रहते हैं। इस तरह से ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन करने लगते हैं और संध्या भी उन लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने लगती है। अब एक दिन काव्या और मेघा शॉपिंग पर जा रहे होते हैं तो वो संध्या के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस लेकर आते हैं, मतलब कि उसको गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि संध्या तो हमेशा साड़ी ही पहनती है। अब ड्रेस पहनने के बाद संध्या भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचने लगती है कि आज मैं ड्रेस गौतम को पहनकर दिखाऊंगी। अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मेघा का बर्थडे होने पर मेघा और काव्या संध्या के घर पर आते हैं। संध्या मेघा को विश करने लगती है और उसी तरह से ये तीनों यहाँ पर बहुत ज्यादा गपशप करते हैं और साथ ही साथ एक छोटी सी चॉकलेट पार्टी भी करते हैं और उसी तरह संध्या को शाम को एक पार्टी में बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर काव्या और मेघा के जाने के बाद हम देखते हैं कि संध्या का सर चकराने लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि संध्या ने कुछ नशा किया हो। अब यहाँ से सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है जब गौतम और संध्या की नई नई शादी हुई थी और वो इस फ्लैट में रहने के लिए आए थे। उस वक्त काव्या ने संध्या को देखा तो वो मेघा को बताने लगी कि अरे यार, हमारे फ्लैट के सामने एक बहुत ही क्यूट कपल आए हैं और वो जो लड़की है ना वो बहुत ही सुंदर है। सच में उसका पति बहुत ज्यादा लकी है यार। जब वो बाहर आकर बाय बोलती है ना, उफ क्या लगती है। अब इन दोनों की बातें वहां पर बैठा हुआ रोनी सुनने लगता है। अब ये सारे लोग गांजा फूकने वाले होते हैं तो रोनी को इच्छा होने लगती है कि वो एक बार संध्या को देखे कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अगर ये लड़कियां उसकी तारीफ कर रही है तो संध्या को एक बार देखना ही होगा। इसलिए रोनी दूसरे दिन से संध्या को फॉलो करने लगता है। वो दोनों कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, गौतम कब ऑफिस जाता है, कब वापस आता है, संध्या अपने घर पर कब अकेली होती है, रोनी इन सब के बारे में पता करता है। अब ऐसे एक दिन काव्या ने संध्या को फोन करके मेघा को कॉल किया था और उसने वो चीज भी देख ली थी। अब यहाँ पर रोनी प्लान बनाता है कि वो किसी न किसी तरह से संध्या को हासिल करके ही रहेगा। तो दोस्तों जिस दिन मेघा का बर्थडे था तो रोनी ने उस चॉकलेट में नशे की दवाई मिला दी थी और दरअसल संध्या को 5 स्टार चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद होती है। और जब काव्या और मेघा संध्या के घर पर गए थे तो वहां पर उन्होंने चॉकलेट पार्टी की थी और वही चॉकलेट खाने की वजह से संध्या को नशा होने लगा। तो रोनी ये चीज ऑब्जर्व करके काव्या और मेघा के जाने के बाद वो संध्या के घर में आ जाता है और संध्या तो यहाँ पर बेहोश पड़ी थी तो वो उसे उठाकर बेडरूम में ले जाकर उसके साथ एंजॉय करता है और जाते जाते संध्या को ये भी कहने लगता है कि संध्या तुम्हारे कैलेंडर से आज का दिन मिटा दो अगर तुम अपने पति के साथ पहले की तरह खुश रहना चाहती हो। तो अब तो बेचारी संध्या वहां पर बेहोश होती है। बेहोश होने की वजह से अपना बचाव नहीं कर पाती। तो दोस्तों इस तरह से संध्या जो कुछ भी हुआ वो गौतम को बताने लगती है
गौतम भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट डे पर पुलिस ऑफिसर ऋषि के बयान को गौतम को सुनाने लगती है कि जिस तरह श्रावणी ऋषि के फ्लैट पर आई थी तो उस वक्त ऋषि के दोस्त गांजा वगैरह फूक रहे थे और उसी तरह श्रावणी चिकन बना रही थी। तो उस वक्त रोनी की बुरी नजर श्रावणी के ऊपर पड़ती है। डिनर वगैरह होने के बाद जब ऋषि और श्रावणी अपने कमरे में होते हैं तो रोनी ऋषि के पास आकर कहने लगता है कि 5 मिनट के लिए मुझे श्रावणी दे दो। ऋषि कहने लगता है कि अरे रोनी, तुम ये क्या बात कर रहे हो, जाओ सो जाओ, तुमको तो कुछ ज्यादा ही नशा हो गया है। लेकिन रोनी गुस्से में आकर ऋषि को कमरे से बाहर फेंक देता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। उसके बाद रोनी यहाँ पर अंदर श्रावणी के साथ बलात्कार करने लगता है और वो भी बहुत ही बेरहमी से। अब रोनी के बाकी के दोस्त भी बहुत ज्यादा नशे में होते हैं तो वो श्रावणी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाते। इवन काव्य और मेघा भी। अब श्रावणी के साथ गलत काम करने के बाद जब रोनी कमरे से बाहर आता है तो ऋषि को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोनी को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त रोनी के बाकी के दोस्त भी कमरे के अंदर जाकर वो दोनों भी एक एक करके श्रावणी के साथ गलत काम करते हैं। बाहर बेचारा ऋषि दरवाजा ओपन करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं होता। उसी तरह वो काव्या को भी जगाने की कोशिश करता है लेकिन रोनी उसको रोकने लगता है। अब जब वो दोनों लड़के कमरे से बाहर आते हैं तो ऋषि बहुत ज्यादा दुखी होकर कमरे के अंदर जाकर श्रावणी को कपड़े पहनाता है। उसके बाद क्या था, ऋषि को इतना गुस्सा आता है कि वो उन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और थोड़ी देर बाद में वो उन लोगों को जान से ही मार देता है। मतलब कि किसी की आंख फोड़कर तो किसी का गला घोटकर। और ये सब कुछ देखकर काव्य और मेघा तो फ्लैट से बाहर भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद श्रावणी अपने कमरे से बाहर आती है और यहाँ बाहर का माहौल देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। वो ऋषि से कहती है कि ऋषि, सारी गलती मेरी ही है, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं यहाँ पर आ गई। ऋषि कहने लगता है कि श्रावणी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वैसे भी मेरा ट्रांसफर बेंगलुरु में हो गया है, इसलिए हम कल सुबह यहाँ से बेंगलुरु निकल जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन श्रावणी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक वो बालकनी से नीचे जंप कर लेती है और उसी वक्त ऋषि भी श्रावणी के पीछे पीछे जंप करता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ये चीज देखते हैं और पुलिस वालों को कॉल करते हैं और इस हादसे में अनफॉर्चुनेटली श्रावणी की मौत हो जाती है और ऋषि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। सुबह होने के बाद जब ऋषि की माँ और श्रावणी के फादर यहाँ पर आते हैं तो इन दोनों की हालत देखकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। मतलब कि एक ही रात में सब कुछ बदल गया, इन लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। तो अब यहाँ पर ऋषि के पास जीने की कोई भी वजह नहीं होती, इसलिए ऋषि ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा होता और अब उसी वक्त ऋषि की मौत हो जाती है। बेचारे ऋषि की माँ और श्रावणी के पिताजी इन दोनों की लाशों को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। आए थे इन दोनों की शादी करने के लिए, लेकिन अफसोस यहाँ पर क्या हो गया। खैर, अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर गौतम से पूछने लगती है कि जब पत्नी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने पति को बताती है, लेकिन तुमने तो अपनी ही पत्नी को मार दिया। लेकिन गौतम यहाँ पर इसका जवाब नहीं देता। पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि अब तक तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ तुम्हारे जवाब से जुड़ा हुआ है, बताओ गौतम, सच में क्या हुआ था। लेकिन गौतम यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त वो उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद लेडी पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि आखिरकार गौतम और संध्या के बीच ऐसा क्या हुआ था। क्या सच में गौतम ने संध्या को मार दिया? इन सारे सवालों के जवाब वो ढूंढने लगती है। अब इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर गौतम ने अपनी पत्नी की लाश जलाई थी। दरअसल वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी होता है, राम लक्ष्मण सीता का, और उसी जगह पर पुलिस ऑफिसर को एक लेटर दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों ये लेटर संध्या नहीं लिखा होता है। संध्या उसमें लिखती है कि गौतम, तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हादसा होने के बाद भी तुम बहुत ही नॉर्मल से हो। तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगे हो जितना पहले करते थे। लेकिन पता नहीं मैं कब इस हादसे को भूल पाऊंगी। और इस हादसे के बाद मुझे तो शक होने लगा है कि तुम मुझ पर जो प्यार दिखा रहे हो, क्या वो सच में प्यार है या फिर दया। इस बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए गौतम मुझे माफ कर दो। आत्महत्या करना ये धैर्य की बात है या फिर कायरता की, ये मैं नहीं जानती, लेकिन अब मुझे यही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मौत की खबर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये मेरी तुमसे पहली और आखिरी ख्वाहिश है। तो इसीलिए दोस्तों गौतम ने अपनी पत्नी का प्रॉमिस निभाने के लिए अपनी पत्नी की लाश को सूटकेस में बंद करके उसे वहां पर जाकर जला दिया और उनके बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं बताया। और दोस्तों कहानी के एंड में डायरेक्टर साहब हमें मैसेज देते हैं कि इंसान चांद पर जाने के बावजूद भी धरती पर औरतों के लिए सेफ्टी नहीं है।
तो ऐसे में हमारी सेफ्टी हमें खुद ही करनी होगी। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।